अटेम्प्ट कौन सा है और इंटरव्यू कौन सा है? ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरे लिए, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दी थी 18 में दी थी मैंने। 18 में दी। एंड वो जर्नी मेरे लिए डिफिकल्ट इसीलिए था 18 to 23 का। हाँ। इसीलिए मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैंने एडवोकेट लाइन में थी, और मैं सुप्रीम कोर्ट अभी भी करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हूँ। और उसके साथ मुझे काम करने के साथ साथ स्टडी करना भी पड़ रहा था। सो 18 में जब मैंने दी थी तभी मुझे पता भी नहीं था मेरे बारे में कि हाँ मैं प्री क्लियर कर ली हूँ, क्योंकि ये जस्ट मेरे लिए एक एग्जाम था कि हाँ मैं कर पा रही हूँ ना नहीं कर पा रही, तो मेरे एबिलिटी देखने के लिए। एंड सेकंड जब मैंने कर लिया तो उसके बाद मैंने फिर से एग्जाम देने लगी 21 को, 1 ईयर गैप। 1 ईयर गैप के बाद 21 में मेरी ठीक था, और मैंने क्वालिफाई भी की। इंटरव्यू तक भी मैंने गई थी, बट मतलब मैंने इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। ओके, ठीक है। आप जॉब के साथ स्टडी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा टाइम निकालना, तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, जॉब के साथ स्टडी मुश्किल हो तो जाते हैं, मुझे पता है, बट हाँ ये टाइम है, अगर हम एक चीज़ ठान ले लेते तो हमको तो करना ही जैसे भी हो। और देखो हर फैमिली को तो एफर्ट नहीं कर सकता है मनी के मैटर में। अगर हमको दिल्ली सिटी में रहना है तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैंने भी ऐसे की थी, क्योंकि मैं भी बहुत हार्डवर्क करके इधर भी आई हूँ, उड़ीसा से मैं दिल्ली आई हूँ मेरी जर्नी से, तो और तो बैक नहीं कर पाऊँगा ना घर को, तो मुझे फाइनेंशियल भी चाहिए, उसके साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए। और आपको पता है इसके अकॉर्डिंग कितना इकोनॉमिक्स खर्चा होता है इधर, तो दोनों को मैनेज करने के लिए मुझे पहले टाइम टेबल को देखना पड़ा। तो मैंने सच बताऊं तो मैंने रात को कितने बार सोई नहीं है मुझे भी नहीं पता है। मैंने शायद 2 घंटे मुश्किल से सोई हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा भी दिन गया है? बिल्कुल। ओके, आपका ऑप्शनल आपका मीडियम क्या है? हाँ, मेरी इंग्लिश मीडियम है और मेरी ऑप्शनल PSIR है। ओके, जिन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल है ऑप्शनल, उनके लिए बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी प्रिपरेशन के लिए, और बेस्ट तरीका क्या है उसको पढ़ने का अपना ऑप्शन? देखो ये बताना मेरे लिए डिफिकल्ट है। पहले जो बच्चे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए हैं उसके लिए तो उसको पता होगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, बट जो अभी अभी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो मैं तो वही स्टैंडर्ड बुक एफर्ड करूंगी कि आप NCERT पहले क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जो NCERT है ना वो एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये धीरे पढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक प्ले है, आप गेम की तरफ खेल सकते हो उसके साथ। और स्टैंडर्ड बुक से जैसे लक्ष्मीकांत की हो गया, मैं आपको एफर्ड करूंगी कि हाँ आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस के पढ़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि देखो मैंने सुब्रा रंजन मैम की स्टूडेंट हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगी आप सुब्रा रंजन मैम के पास जाओ और पढ़ाई करो, बट हाँ मैं ये कहूँगी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट से है। IR के इम्पोर्टेंट हमारे देते हैं, क्योंकि आज की IR और हमारे देश की रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इसमें फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के लिए मैं आपको बताऊँगी कि आप पूरा कंटिन्यूस उसमें रहना चाहिए कि आपको पढ़ना ही मीन से पढ़ना है, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो चाहे कोई मार्केट भी हो। इसलिए कोई स्टैंडर्ड बुक में आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड बुक है ही नहीं। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा करंट अफेयर के साथ साथ आपका नॉलेज कितना दूर तक जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा अगर बात की जाए प्रीलिम्स की, और जो प्रीलिम्स में है बोल रहे हैं कि CSET काफ़ी टफ होता जा रहा है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स के लिए? CSET तो बिल्कुल टफ ही है, क्योंकि देखो हम पहले सोचना ये भी चाहिए हम किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम IAS की प्रिपेयर कर, UPS इज नॉट इजी, इज द टॉप एग्जाम ऑल इंडिया ओवर इंडिया, राइट? सो हमको कुछ टॉप करने के लिए तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। सो जो हो गया हमारे CSET, तो CSET के लिए हमको पता है कि फंडामेंटल क्लियर कैसे ही करना है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन बार बार देखो, मैं तो ये बताऊंगी, ये मत देखो कि 23 में क्या क्वेश्चन आया था, ये देखो कि पहले भी क्या कैसे टाइप का क्वेश्चन था। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, अदरवाइज क्वेश्चन ही सेम है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे की मैथ्स ना काफ़ी वीक होती है, तो वो लोग CSET के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिनकी वीक है? ये बताऊंगी जो CSET के लिए मुझे भी पता है, मैं भी फेस की हूँ। सब लोग बैकग्राउंड मतलब मैथ बैकग्राउंड में तो नहीं बिलोंग करते ना उतना भी कंप्यूटर। मैं ये कहूँगी जो पैसेज है 27 के आसपास क्वेश्चन आ जाते, आप उसी में अगर फोकस कर लोगे ना, आपको UPSC नहीं मांग रहे कि 90% लेके आओ, वो बता रहे कि 30% आपका हो जाएगा क्लियर, तो आप उसी में पास हो जाओगे। तो आप सोच लीजिए जनरल हो गया, OBC हो गया, जो भी है, आप सोच लिए हमको 40% लाना है इसमें CSET में, तो पहले पैसेज को क्लियर करो।
तो रीजनिंग भी इसमें है, रीजनिंग क्लियर करो। इसी में धीरे धीरे मैथ जो है, अगर आप पैसेज ले आओ 25 क्वेश्चन, इसमें आपको मार्क आ जाएगा। Okay. उसके बाद आप रीजनिंग भी चले जाएगा, उसमें आपका मार्क आएगा। और जो मैथ सेक्शन रहा, आप उसको तो थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा ना, उसमें थोड़ा बहुत कर लें तो उसको हो जाएगा। इतना जरूरी एफर्ट करना जरूरी नहीं कि मैथ है नहीं कर पाएंगे हम, इसमें डाउन हो जाएगा, ये जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल तो ये है। Okay. अच्छा, पहले को पूरे प्रीलिम्स की बात करें, जो फर्स्ट पेपर होता है GS1 का, अगर उसकी भी बात की जाए तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्री निकलता ही नहीं है, 6 के 6 टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए बेस्ट तरीका क्या है, फुल प्रिपरेशन का क्या रणनीति बनानी चाहिए? मैं तो ये बताऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि देखिए हमको पता है कि प्री क्लियर करना डिफिकल्ट भी है, क्योंकि हम सोचते हैं ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। वो क्या होता है ना, हम जब प्री क्लियर करने जाएंगे, पहले मैं कहूँगी तो आप 5 साल का नहीं, 6-7 साल का प्रीवियस क्वेश्चन बार बार रेगुलर रिपीट करो। और रेगुलरली आपका स्टडी रूम में ये टिक लगा दो कि हमको ये प्रीवियस क्वेश्चन ही दिखना ही जरूरी है। जो सब्जेक्ट आप उठाओगे, क्योंकि 3 महीना आप ले लिया, जैसे कि अभी आ रहे हैं कि दिसंबर हो गया, जनवरी टू हो गया आपका जून तक, जो टाइम पीरियड है, आप 3 मंथ ले लीजिए प्री के लिए। और वो 3 मंथ बहुत एनफ है। हर सब्जेक्ट के साथ साथ आप जुड़ा करो कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और जो उसके साथ मैं बताऊंगी, जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को भी आप टिक लगा दीजिए, ये जो ऑप्शन है क्या क्या है, तो उसको हो जाएगा। ओके। ऑप्शन अच्छा, बात की जाए अगर मेंस की, तो मेंस के बारे में क्या कहेंगे? मेंस के लिए स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करे? कई सारे स्टूडेंट आंसर राइटिंग लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना उतने ही टाइम में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे? देखो, मैं उनके लिए एक बात बताऊंगी, जो अपने बारे में ऐसे लिख सकता है ना, वो हर ऐसे लिख सकता है, हर राइटिंग कर सकता है। जैसे कि जब मैं प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे पापा एक बार मुझे बताया था कि ये यूपी से जानी है, तू ऑलरेडी कदम दे चुके हैं, अगर तुझे जाना है तो आगे चले जा, अगर बैक करना है तो पूरा बैक चलिए और उसको सोचना मत। तो उसी टाइम में मैंने भी सोचा था कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं कैपेबिलिटी जो चीज़ है मैं चूज कर लिया था कि हाँ मुझे इसमें जाना है। तो मैंने क्या की थी, उसी टाइम में मैं अपनी नाम लिखी थी। पहले मेरी नाम लिखने के बाद मेरे बारे में मैं लिखी थी कि जब 5 मिनट में मैं कितना पेज लिख सकती हूँ मेरे बारे में, क्योंकि जब मैं खुद के बारे में नहीं जानूंगी तो दुनिया बारे में क्या लिखूंगी। तो पहले मैंने वही की थी। आंसर राइटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये प्रैक्टिस के लिए, अगर हम, क्योंकि हमको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर चलो ठीक है 18 क्वेश्चन, अगर हमारा हैंड राइटिंग स्पीड नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बताऊंगी, रोज आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि रोज आंसर राइटिंग करने में 2-3 बार दिन में करिए। जो वर्किंग है तो वो अपने लिए टाइम मैनेज करना जरूरी है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको टाइम होता है वो करना। अगर जो स्टूडेंट है, प्योर स्टूडेंट है, मैं इसको लिए ये बताऊंगी कि आपको रोज आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप प्री करो या मेंस करो। लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि हम प्री के साथ मेंस कैसे करेंगे, बट एक्चुअली ये चीज नहीं है। आप मेंस से कीजिए, मेंस में ही प्री है। अगर क्योंकि हर सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ता है, ये जो सब्जेक्ट वाइज दे दिया है ये सब्जेक्ट है, बट आप अगर सिलेबस मतलब नोट डाउन करेंगे और सिलेबस कंपेयर करेंगे ना, तो बोथ आर द सेम। वो हमको थोड़ा मेंस में लिखना पड़ेगा, इसलिए हमको सिविलाइजेशन कर दिया है, क्वालिफिकेशन कर दिया है, बट अदरवाइज बोथ आर द सेम। आप मेंस पहले से शुरुआत कर लीजिए, जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम में शुरुआत कर दीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैच करके वही लिखने के लिए। तभी वहीं से जर्नी होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मेंस का जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका पूरा बॉडी जब कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो काफी अट्रैक्टिव लगे? अफेयर्स आप पढ़ोगे रोज तो जरूरी है, और ये मैं नहीं कहूँगी आपको हिंदू पढ़ना जरूरी है कि वो IB पढ़ना जरूरी है, IX पढ़ना जरूरी, ये मैं नहीं बताऊंगी। मैं ये बताऊंगी, हाँ आप जो पढ़ रहे हैं ना, करंट कोचिंग सेंटर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप जो भी पढ़ रहे हो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नहीं लिख पाते ना, पेपर कट कर दीजिए, आपका नोट में चिपका दीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए कब डेट निकला था। क्योंकि कभी हम किसी को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ना, एक्सपीरियंस देने के लिए हमको एक एविडेंस चाहिए जो प्रूव होने के लिए, अदरवाइज हम ऐसे किसी को बता नहीं सकते। तो यही बताऊंगी। ओके। अच्छा, इंटरव्यू की बात की जाए तो आपने मॉक्स दिए हैं इंटरव्यू? हाँ जी। और कितने मॉक्स दिए होंगे अराउंड? मैंने 4 मौके दिए। 4 मॉक दिए। हाँ। ओके। मॉक में और रियल इंटरव्यू में आपको क्या फर्क लगता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, ये मेरे लिए सेकंड अटेम्प्ट है, तो मतलब इंटरव्यू का, तो मैंने पहले भी फेस की हूँ, आज भी फेस की हूँ। तो वो दोनों और मॉक इंटरव्यू आपको एक कैपेबिलिटी बता देगा कि जैसे कि हम 5 लोग के फ्रंट करने में हमको घबराहट नहीं होना चाहिए। तो हम जैसे सीट में बैठेंगे ना,
कि हमको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ, है ना। तो 5 लोग को फ्रंट करने के लिए हमारे पास एक यूनिक पावर होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जैसे कि देखिए, हमको नहीं पता है कि स्विमिंग कैसे करना है, अगर हम डायरेक्ट जाके स्विमिंग करेंगे तो हमको डूबने का बहुत चांसेस है, हम मर भी जाएंगे। तो इसमें डेथ होने का मतलब है, चांसेस नहीं, उसमें डेथ होने का पूरा एक है कि हम डेथ हो। तो यूपीएससी जस्ट लाइक दैट, मॉक इंटरव्यू हमारी एक स्टेमिना है। हम जाएंगे कि वही बैठने कि हमको बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट हो गया, कि हमको बात करने का तरीका, सिटिंग की तरीका जो भी है, हमको एक दे देते, गाइडेंस मिल जाते हैं। ये जस्ट ए मेंटरशिप। तो हम मेंटर नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो जब आपने मॉक्स दिए, तो जब मॉक हॉल में आप जाते हो तब उन लोगों ने आपके अंदर कुछ कमी बताई थी कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, आपके अंदर क्या बताई थी? मुझे बता गया था कि जैसे कि देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं अपने लैंग्वेज पेपर में पहले फेल हुई थी। तो ये वेरी सिंपल फॉर मी। तो मुझे भी बता गया था कि जब मैंने प्रिपेयर कर रही थी तभी मुझे बार बार बता गया था कि आप लैंग्वेज पेपर पर फोकस कीजिए पहले, बिकॉज हमको भी पता है मदर लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो वही चीज़ था। और कमी जो था, मुझे बता गया था कि जैसे कि आप लॉ फील्ड में हो, और लॉ फील्ड में आप यूपीएससी फील्ड भी आ रहे हो, तो यूपीएससी फील्ड में बहुत सारा जर्नी है, आपको बहुत सारा फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैंने उसमें एक गलती की थी, मुझे क्राउडनेस के बारे में पूछा गया था, और मैं क्राउडनेस के बारे में बताया कि मैं ज़्यादा क्राउडनेस को पसंद नहीं करती, बट यूपीएससी इज द कनेक्ट विद द पीपल, और मैंने वही गलती की थी बताने के लिए। और वो मुझे बता गया था कि आपके पास जो क्वालिटी है वो पीपल के लेके होना चाहिए। तो क्योंकि यूपीएससी इज द डायरेक्ट कनेक्ट विद पीपल, इज नॉट आउटसाइडर। तो इसीलिए वही कमी बता गया था कि आप खुद को मैनेज करना जरूरी है। Okay, अगर इंटरव्यू की बात की जाए, जो अभी आप इंटरव्यू दे के आए हैं, उसके अंदर जब आपने एंट्री किया था तब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहे थे, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग? देखिए, ये तो अभी भी चल रहा है, वो तो आगे के बाद छोड़ते हैं, अभी भी चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा। मैं सच बताते हैं कि सिल्वरिंग हो रहा है बॉडी में मेरी, कि यही सोच रही हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि एक जर्नी है, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, हम 4 साल दे चुके हैं इसके लिए। और 4 साल में हम कितने दिन मतलब स्टडी की है, कितने दिन हम सोए हैं, कितने दिन क्या नहीं किए, ये हमको पता है और किसी को भी नहीं। सही बात है। तो एक एस्पिरेंट होते हुए और एक वर्कर होते, ये तो बताऊंगी मैं, आज भी अभी भी मुझे वही डर है मेरे मन में कि क्या होगा नहीं होगा। मैं इतने दूर तक आ गई क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यू फेल होके जा चुकी हूँ यहीं से, तो फिर से मैंने यहीं आई हूँ, तो एक हिम्मत रख के आई हूँ। ये भी पता नहीं ये हिम्मत मेरी कितने दूर तक जाएगा, बट उम्मीद है कि मेरे मन में जो ख्याल है, जो डर है, एंट्री के टाइम में डर लगता है क्या क्या सवाल कर देंगे, ताकि उसी टाइम में मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। तो अभी भी वही डर है कि अभी भी हाँ दे के आ जाऊंगी, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी इसके बाद। बट हाँ, जो बी पॉजिटिव नाम का जो चीज़ है उसको लेके घूम रही हूँ। ओके, अच्छा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? हाँ, मुझे ये पूछा गया था कि मेरी इंट्रोडक्शन पूछा गया था कि आपके बारे में क्या बताओ, कहाँ से भी लगते, ये तो नॉर्मल होता है सबके साथ। तो मुझे आईआर के क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो इंडस की जो ट्रीटी चल रहा है, इंडस की ट्रीटी के बारे में पूछा गया था मुझे, और उसके बारे में पूछा गया था कि जीडीपी के जो ग्रोथ हो रहा है और जीडीपी जो डाउन हो रहा है उसके बारे में पूछा गया था। और आईआर के बारे में मुझे काफ़ी सवाल किया था, एंड लॉ की फिर में ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था, क्योंकि मैं लॉ के फील्ड में हूँ, और लॉ के मैं क्यों जजशिप नहीं लेके और मैं यूपीएससी को मतलब चूज किया। मैं तो चाहूँ तो जज भी बन सकती थी। तो यूपीएससी को क्यों मैं सिलेक्ट किया, तो थोड़ा मुझे ये सवाल किया गया था। हाँ, सेम क्वेश्चन मैं भी पूछने वाली थी आपसे, यूपीएससी क्यों मतलब चुना है आप, इतना सक्सेस होने के, सीडी के होने के बाद भी? देखिए, यूपीएससी जो है ना, वो एक्चुअली बताऊँ तो इट्स जस्ट नाउ माई ड्रीम, और इट्स माई टारगेट ऑल्सो। बट पहले जब था ना, यूपीएससी की जर्नी मैंने नहीं की थी, और मेरे पापा ने मुझे एक बार बताया था कि तो एक काम कर ले, यूपीएससी कर ले, इज बेटर देन जज। मैंने उसको बताया था कि वाई, तो वो मुझे बताया था कि जज तो कुर्सी में बैठे को कितना जजमेंट करोगी। जज मैं नेगलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद, और मेरी भी यही भी ड्रीम है, हो सकता है आगे भी मैं जज भी करूँगी, अगर यूपीएससी भी हो जाएगी फिर भी जजमेंट तैयार करने के जाऊँगी, क्योंकि वो भी मेरी ड्रीम है। बट मेरे पापा के मन में जो ख्याल है ना, वो मुझे आईएएस या आईपीएस देखना चाहते हैं। तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती उसके लिए। पापा का जो सपना है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ करें। ये यूपीएससी में नहीं कहे कि मैं पापा के लिए कर रही हूँ, ये मेरे लिए कर रही हूँ मैं, वो मेरी ही है।
बट उसी टाइम में मेरे माइंड में था ही नहीं, उसी टाइम में मेरे माइंड में जज की था और मैं जज के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। और मैं दिल्ली जुडिशियरी में भी गई हूँ, मेंस करा के हूँ, बट इंटरव्यू तक नहीं गई। तो मेरी मन था कि मैं जज सीट में जाऊंगी, बट उसी टाइम मेरे पापा ने बताया कि तुझे यूपीएससी एक बार करना चाहिए और मेरी उम्मीद है तू यूपीएससी क्रैक कर लोगे। तो उसकी उम्मीद तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने सोचा कि एक बार जब किया, 2 बार किया, उसके बाद मेरी खुद के ऊपर उम्मीद आ गया कि हाँ यूपीएससी के लिए मैं बनी हूँ और मुझे यूपीएससी करना है। अच्छा, आपके इंटरव्यू में डैफ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा? डैफ हाँ बिल्कुल, डाफ के रिलेटेड बहुत कुछ क्योंकि questions है, like? जो डाफ है ना वो बहुत रिमार्केबल है एक क्वेश्चन के लिए। आप जो भरोगे डाफ में वही पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। कि जैसे मैंने भरा था कि मेरे बारे में भरा था और जैसे कि मुझे क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं है, क्या करना चाहते हो, आपकी क्या। हॉबी क्या थी? मेरी हॉबी थी राइटिंग करना। तो राइटिंग करना और कभी कभी सोलो ट्रैवलिंग करना मुझे वो पसंद है, बट डेली बेसिस में मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं स्टोरी भी राइट करती हूँ, पोएम भी राइट करती हूँ। तो वही चीज़ में पूछा गया। ओके। अच्छा, बिगनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो स्टार्टअप करने वाले हैं? बिगनर के लिए मैं तो यही बताऊंगी, आप एनसीईआरटी शुरू कीजिए, क्योंकि इसको स्किप मत कीजिए यही सोच के कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ने कितना टाइम लगता है, बट वो कोई टाइम नहीं। अगर आप मैनेजेबल नहीं करोगे इसी टाइम में तो कब मैनेज करोगे। तो मेरी ख्याल तो वही है, क्योंकि देखिए आपके पास, आप स्टूडेंट हो, आप काम नहीं करते हो। जो स्टूडेंट नहीं हो, काम नहीं करते, मैं उसके लिए बताऊंगी। वैसे आप 24 आवर्स घर में रहते हो और कहीं भी नहीं जाते हो। कोचिंग हो गया, ज़्यादा नहीं, आपका 3 आवर्स ही कोचिंग रहता है डे में और ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद आपके पास 6 आवर आप ले लोगे ना ठान, तो 2 आवर्स रोज पढ़ लिया करो एनसीईआरटी। टाइम वाइज कर लो, सब्जेक्ट वाइज कर लो, और उसके साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक ही उठाओ, देख लो क्या क्या है उसमें। एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन हम कोई भी चीज़ भी करें, अगर हमारे जो कहते हैं ना लिसनर एक होता है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इज द रिवीजन। अब बार बार हम नहीं करेंगे तो फेलवर तो डिफरेंट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।